नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और डरावने सफर में। जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एक भूतिया सच छिपा है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि यहाँ पे एक भी भयानक कहानी मिस ना करें। तो चलिए सुनते हैं राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम राजू है और मैं पिछले 15 सालों से ऑटो चला रहा हूँ। मैंने दिन रात इस शहर की हर गली हर नुक्कड़ को नापा है, लेकिन उस रात जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो रात कुछ अजीब सी थी। अंधेरा घना था और शहर की सड़कें वीरान पड़ी थी। मैं अपने आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था कि तभी एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई दी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसने धीरे से कहा, भैया हवेली तक छोड़ दोगे? हवेली? मैं थोड़ा चौंका क्योंकि उस इलाके की हवेली को लोग भूतिया कहते थे, मगर पैसों के लालच में मैंने मना नहीं किया। रास्ता सुनसान था और वो औरत चुपचाप बैठी रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। तभी अचानक ऑटो का मीटर बंद हो गया और हवेली के पास पहुंचते ही ऑटो खुद ब खुद रुक गया। मैंने पलटकर देखा तो ऑटो खाली था और वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। चारों तरफ घना अंधेरा और हवेली की टूटी फूटी दीवारें मुझे घूर रही थी। मैं ऑटो से उतरकर उस हवेली की तरफ बढ़ा। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं हवेली के गेट के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर जाले, फर्श पर सूखे पत्ते और एक भारी सन्नाटा था। मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। तभी मुझे दीवार पर एक पुरानी फोटो दिखी। वो वही औरत थी जो मेरी सवारी बनी थी। फोटो के नीचे लिखा था, मालकिन राधिका देवी, मृत्यु 1975। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या मैंने किसी भूत को अपनी ऑटो में बिठाया? मैं उल्टे कदमों से वापस भागने वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। पलट कर देखा तो वही औरत खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें सूनी और गहरे काले घेरों से भरी थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। कैसा इंसाफ? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने बताया कि 50 साल पहले हवेली के लालच में उसके परिवार वालों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी। मैंने ट्रेम्बलिंग आवाज में कहा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बोली, सच को सबके सामने लाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली की पूरी कहानी पता की। सच में राधिका देवी की हत्या उनके ही परिवार वालों ने की थी। मैंने गांव के मंदिर में एक पूजा रखवाई और हवेली जाकर फिर से उसका नाम पुकारा। धीरे धीरे हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी और एक सफेद धुंध हवेली से बाहर निकलती दिखी। एक पल को लगा जैसे वो आत्मा अब मुक्त हो गई हो, लेकिन जैसे ही मैं ऑटो में बैठा, रियर व्यू मिरर में वही चेहरा फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा था कि राधिका देवी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन वो मुस्कान कुछ और इशारा कर रही थी। उस रात के बाद से सब कुछ अजीब सा लगने लगा। जब भी मैं ऑटो चलाता, रियर व्यू मिरर में उसकी हल्की सी परछाई दिखती। एक दिन मेरे ऑटो में एक बुजुर्ग बाबा बैठे। उन्होंने मेरी परेशानी भांप ली और बोले, तूने उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया। हवेली में अभी भी एक राज छिपा है जो उसे बांधे हुए है। बाबा ने मुझे एक पुराना तावीज दिया और कहा, इस हवेली में राधिका देवी की हत्या के सबूत अब भी मौजूद हैं। जब तक सच बाहर नहीं आएगा, आत्मा चैन से नहीं जाएगी। मैं फिर उसी हवेली की तरफ निकल पड़ा।
इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो जानती हो कि मैं वापस आऊंगा। हवेली के अंदर घुसते ही मुझे नीचे तहखाने की तरफ जाता एक टूटा हुआ रास्ता मिला, जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। जैसे ही मैं नीचे उतरा, घना अंधेरा और सीलन भरी दीवारें मेरा स्वागत कर रही थी। तभी एक कोने में जंग लगा हुआ लोहे का संदूक मिला। बड़ी मुश्किल से उसे खोला और उसमें राधिका देवी की डायरी पढ़ी। जैसे ही मैंने डायरी खोली, हवेली में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। डायरी में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो, मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई था। हवेली की संपत्ति हड़पने के लिए उसने ये साजिश रची थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये रहस्य कभी उजागर ही नहीं हुआ था। मैंने डायरी गांव के मुखिया को दी। उन्होंने गांव में सबको इकट्ठा कर सच बताया। लोग दंग रह गए। राधिका देवी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया। मंदिर में एक बड़ी पूजा रखी गई और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन एक रात जब मैं अकेला ऑटो चला रहा था, रियर व्यू मिरर में फिर से वही मुस्कान दिखी। लेकिन वो मुस्कान उसका आखिरी वाक्य, हर आत्मा इतनी भाग्यशाली नहीं होती, के दिमाग में घूमता रहा। कुछ दिनों तक सब शांत था, लेकिन फिर एक रात ऑटो चलाते वक्त अचानक मेरे सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। मैंने ऑटो रोका और पूछा, अम्मा, इतनी रात में कहाँ जाना है? वो बोली, हवेली के पास छोड़ दे बेटा। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कहा, अम्मा, वो जगह बंद है। लेकिन उसने बस मेरी तरफ देखा और बोली, हर बंद दरवाजा सच को नहीं छुपा सकता। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। मैं समझ गया ये कोई साधारण सवारी नहीं थी। मैंने हिम्मत करके फिर से हवेली की तरफ ऑटो मोड़ा। जैसे ही हम हवेली के बाहर पहुंचे, अम्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह एक पुराना सा लाल रंग का दुपट्टा ऑटो में पड़ा था। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, जबकि वो जगह सालों से वीरान थी। मैं अंदर घुसा तो देखा हवेली के पिछवाड़े एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता था। कुएं के पास वही लाल दुपट्टा पड़ा था। जैसे ही मैंने उसे उठाया, हवेली के अंदर से दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। अब यकीन हो गया था, राधिका देवी अकेली आत्मा नहीं थी, इस हवेली में और भी कुछ दफन था। कुएं के पास एक गुप्त दरवाजा था। अंदर घुसते ही एक छोटा सा तहखाना मिला, जिसमें दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कोई तंत्रिक क्रिया की हो। तभी मुझे जमीन पर खून से सना हुआ एक पुराना कंगन मिला। उसके छूते ही मेरे कानों में किसी महिला की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मुझे भी मुक्ति दो, मैं अब भी बंदी हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का सच अब और गहरा हो गया था। क्या राधिका देवी की आत्मा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, या फिर हवेली में कोई और भी है जो सालों से इस नरक में कैद है? कंगन हाथ में लेते ही पूरे तहखाने में अजीब सी हरियाली फैल गई, जैसे कोई शक्ति जाग चुकी हो। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बचाना। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। तभी तहखाने की दीवारों पर ऊपरी चित्र चमकने लगे और दीवारें अपने आप खिसक गई। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में एक पुराना लकड़ी का आसन था, जिस पर सूखे हुए फूल और राख पड़ी थी। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे और उनके बीचों बीच राधिका देवी की तस्वीर टंगी थी, मगर साथ ही एक और महिला की धुंधली तस्वीर भी दिखाई दे रही थी, जिसके चेहरे पर गहरा डर था। तभी अचानक कमरे का माहौल बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और उस महिला की परछाई मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। वो परछाई बोली, मैं राधिका नहीं हूँ, मैं कमला हूँ।
राधिका देवी की नौकरानी। उस रात जब राधिका देवी की हत्या हुई, मैंने सब देख लिया था, लेकिन मुझे भी मार डाला ताकि राज हमेशा के लिए दबा रहे। मुझे अब समझ आ गया था कि राधिका देवी की आत्मा को इसलिए मुक्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि कमला की आत्मा हवेली में अब भी बंधी थी। कमला ने मुझे दिखाया कि हवेली में हुए तांत्रिक अनुष्ठानों ने उसकी आत्मा को बांध रखा था। इन अनुष्ठानों को तोड़े बिना कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। वो बोली, राजू, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो हवेली की ये आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी। मैं डर तो रहा था, लेकिन अब वापस लौटना नामुमकिन था। मैंने तय कर लिया कि इस हवेली का ये काला चक्र अब खत्म होगा। अगली रात मैं फिर हवेली आया। बाबा ने मुझे एक खास तांत्रिक मंत्र दिया जो आत्माओं को मुक्ति दिला सकता था। हवेली के बीचों बीच बनी हवन वेदी पर मैंने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवेली की दीवारें कांपने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। तभी राधिका देवी और कमला की आत्माएं मेरे सामने प्रकट हुई। राधिका देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन तभी हवेली में एक तीसरी आत्मा का क्रोध भरा हट्टास गूंजा। वो था राधिका देवी का भाई, वही जिसने हवेली के लालच में ये सब किया था। उसकी आत्मा हवेली में कैद थी और वो नहीं चाहता था कि यह अनुष्ठान पूरा हो। हवेली में अंदर चलने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पूरी शक्ति से मंत्र दोहराए और देखते ही देखते हवेली में शांति छा गई। तीनों आत्माएं हवा में विलीन हो गई और हवेली पहली बार शांत हो गई। हवेली अब वीरान है, ना कोई आत्मा, ना कोई डर। लेकिन हर रात जब मैं ऑटो चलाता हूँ, हवाओं में राधिका देवी की हल्की सी आवाज़ गूंजती है। मुझे अब समझ आ गया है, हर जगह का इतिहास अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं और शायद कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।